बादशाह ने एक शहजादी की शादी ऊंट से क्यों कर दी। पुराने जमाने की बात है जब मुल्कों पर बादशाहों का राज था और हर शख्स अपने शौक में मस्त रहता था। एक बादशाह था जिसका नाम था सुल्तान बहादुर शाह। बड़ा दिल वाला, शौकीन मिजाज और ऊंटों का दीवाना उसकी एक इकलौती बेटी थी, शहजादी मेहरनाज। निहायत हसीन जवान और हर फन में माहिर। उसकी खूबसूरती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं, मगर उसका असली शौक था शाह सवारी। वह ऊंटों और घोड़े की सवारी में इतनी माहिर थी कि मर्दों के दिलों में भी खौफ पैदा कर देती थी। बादशाह और शहजादी को ऊंटों से बेइंतहा मोहब्बत थी। जो ऊंट अच्छी नस्ल का होता, सौदागर उसे दरबार में लाते और बादशाह बिना सोचे समझे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और दरबार में हलचल मची हुई थी। एक सौदागर अपने काफिले के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसके पास एक ऊंट था। उसकी लंबी गर्दन, मजबूत जिस्म और चमकती आंखें देखकर हर शख्स दंग रह गया। सौदागर ने बादशाह के सामने सलाम किया और अर्ज की, बादशाह सलामत। मैंने हजारों मील का सफर तय किया है। यह ऊंट मैंने रेगिस्तान के उस पार से खरीदा। ऐसा नायाब जानवर आपको जरूर पसंद आएगा। बादशाह सुल्तान बहादुर शाह ने ऊंट को गौर से देखा। सचमुच उनकी नजरों से हजारों ऊंट गुजरे थे, मगर ऐसा खूबसूरत और शानदार ऊंट कभी ना देखा था। उन्होंने सौदागर से पूछा, इसकी कीमत क्या मांगते हो? जो कहोगे हम देंगे। सौदागर ने हाथ बांधकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, जो मर्जी आए दे दीजिए। मगर मैं आपको सच बता दूं, यह ऊंट कुछ अजीब है ना। तो आम ऊंटों की तरह घास खाता है, ना दाना चबाता है, ना पानी पीता है। इसीलिए कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। आपके शौक शाही की खातिर मैं इसे आपके दरबार में लाया हूं। बादशाह ने ताज्जुब से अपने वजीर की तरफ देखा और पूछा, तो फिर यह खाता क्या है? सौदागर ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, दाने की जगह यह बादाम, पिस्ते, अखरोट और किशमिश खाता है। घास की जगह जाफरानी पत्तियां चबाता है और पानी के बजाय ताज़ा दूध पीता है। बादशाह ने हंसकर कहा, खैर कोई बात नहीं, हमारे खजाने में इतना माल है कि इसे यह सब खिलाया जा सके। सौदागर ने फिर हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, इसमें एक ऐब भी है। बादशाह ने पूछा, ऐब क्या है? वह भी बता दो। सौदागर ने कहा, बादशाह सलामत, यह अपनी पीठ पर किसी को सवार होने नहीं देता। कई लोगों ने कोशिश की, मगर इसने सबको लात मारकर भगा दिया। इसीलिए इतना हसीन जानवर होने के बावजूद कोई इसे लेने को राजी नहीं हुआ। बादशाह ने बेपरवाही से कहा, कोई हरज नहीं, हमारे पास सवारी के लिए सैकड़ों ऊंट हैं, बहुत सारे शानदार घोड़े हैं, इसे हम अपनी आंखों की ठंडक बनाएंगे। सौदागर खामोश हो गया। बादशाह सलामत ने वजीर को हुक्म दिया, खजांची को बोलकर सौदागर को अरसे 1 लाख दिलवाए और मोमर को कहो कि महल के करीब एक साफ और कुशादा तबेला शाम तक तैयार कर दे। सोने चांदी की बाल्टियां बनवाओ। बस हुक्म की देर थी। देखते देखते मेवे शरीन, जाफरान और ताज़ा दूध का इंतजाम हो गया। गवालों को हुक्म मिला कि वह सुबह शाम दूध पहुंचाया करें। 2 साइज जो नौजवान और खूबसूरत थे, उन्हें कीमती लिबास पहनाकर इस ऊंट की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया। शाम को सूरज डूबने से पहले बादशाह सलामत खुद तशरीफ लाए। उन्होंने सोने के खूंटे में रेशम की डोरी से ऊंट को बांधा, उसकी लंबी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और उसकी चमकती आंखों में देखकर कहा, तू हमारे महल की शान बढ़ाएगा। फिर वह महल में वापस चले गए। अगले दिन सुबह से ही शहर में हल्ला मच गया। हर गली कूचे में बात होने लगी कि बादशाह ने ऐसा ऊंट खरीदा है जो दाने की जगह मेवा खाता है, घास की जगह जाफरान चबाता है और पानी की जगह दूध पीता है। लोग झोंक दर झोंक उस नायाब ऊंट को देखने आने लगे। तबेले के बाहर मजमा लग गया, मगर सिपाहियों ने सख्त हुक्म दे रखा था कि कोई अंदर न जाए। लोग दूर से ही दीदार करके लौट जाते। कई दिन यह सिलसिला चलता रहा। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इस ऊंट की एक झलक पाने को बेकरार था। ऊंट की शोहरत महल तक पहुंची शहजादी मेहरनाज को ऊंटों से पहले ही बेइंतहा लगाव था। उसकी तारीफें सुनकर उसका दिल बेकरार हो उठा। एक दिन उसने अपने अब्बा बादशाह सलामत से कहा, अब्बा जान, मैंने सुना है आपने एक अनोखा ऊंट खरीदा है जो मेवा खाता है और दूध पीता है। मुझे उसे देखने का बहुत शौक है। किसी दिन इजाजत दीजिए, मैं भी जाकर देखूं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, हम तो खुद तुम्हें दिखाना चाहते थे, मगर रियाया
यानी लोगों को इसके दीदार का इतना शौक था कि हमने सोचा पहले वह देख लें। तुम इत्मीनान से देखना, कल पर्दे का इंतजाम करवा देते हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर देख लेना, मगर खबरदार सवारी की कोशिश न करना। यह सख्त मिजाज जानवर है, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। अगले दिन सुबह से ही महल में हलचल शुरू हो गई। बादशाह के हुक्म पर महल से लेकर तबेले तक कनातें लगवाई गई। शहजादी मेहरनाज अपनी अम्मा जान, 4 कनीजों और 6 सहेलियों के साथ उस ऊंट को देखने गई। जब वह तबेले में दाखिल हुई तो ऊंट को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जैसी तारीफ सुनी थी वैसा ही पाया। ऊंट की शान ऐसी थी कि देखते ही दिल बाग बाग हो जाए। उसकी लंबी गर्दन, सफेद रंग का चमकता जिस्म और गहरी आंखें देखकर शहजादी का मन डोल गया। उसने उसके करीब जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और अपने हाथ से उसे बादाम पिस्ते खिलाए। ऊंट ने शहजादी की तरफ देखा और चुपचाप मेवा खा लिया। शहजादी को ऊंट की सवारी का शौक बाप से मिला था। ऐसा नायाब जानवर देखकर उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा दिखने में तो बड़ा सीधा लगता है, कोशिश तो करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे गिरा देगा। अब्बा जान ने मना किया है, मगर थोड़ा सा आजमाने में क्या हरज है। उसने अपनी कनीज से कहा, खबरदार अब्बा जान को कुछ न बताना, मैं जरा इसकी सवारी देखना चाहती हूं। कनीजों और सहेलियों ने हाथ जोड़कर मना किया। शहजादी साहिबा, यह जोखिम मत लीजिए, बादशाह सलामत नाराज होंगे। यह सख्त मिजाज है। मगर शहजादी ने उनकी एक न सुनी। उसने अपनी शाही चादर उतारी, बगैर काठी बगैर जीन एक छलांग लगाई और ऊंट की पीठ पर सवार हो गई। सबकी सांसें थम गईं, मगर ऊंट ने बस अपनी लंबी गर्दन झुकाई और खामोश खड़ा रहा। शहजादी ने हंसकर कहा, देखा लोग ख्वाह से बदनाम करते हैं, यह तो बिल्कुल सीधा है। वह ऊंट से उतर आई और प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। सहेलियों से बोली, तुम लोग डरपोक हो, इसे देखो कितना शरीफा है। उसने कनीजों को सख्त ताकीद की, अम्मा जान के सामने जिक्र न करना वरना नाराज होंगी, और अब्बा जान को तो हरगिज न बताना। थोड़ी देर तक ऊंट को देखकर वह सबके साथ महल लौट गई, मगर उसकी आंखों में उस ऊंट की तस्वीर बस गई थी। उसने सोचा, काश यह मेरा अपना होता, मैं इसे रोज अपने हाथ से खिलाती। शाम को जब साइज ऊंट को मेवा देने आए तो उसने मुंह न लगाया। दूध की सोने की बाल्टी सामने रखी, उसने नजर फेर ली। जाफरान लाए, उस पर भी ध्यान न दिया। साइसों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, शहजादी साहिबा आज आई थी, शायद उन्होंने इसे ज्यादा मेवा खिला दिया, अभी भूख ना होगी। दूसरे ने कहा, हाँ हो सकता है, कल सुबह देखते हैं। मगर अगली सुबह भी ऊंट ने कुछ ना खाया ना पिया, बस गर्दन झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक उदासी सी थी। साइज घबराकर दरोगा ए तबेले को खबर देने दौड़ा। दरोगा आया, ऊंट की पीठ ठपठपाई, प्यार किया, अपने हाथ से मेवा और दूध देने की कोशिश की, मगर उसने कुछ ना लिया। खामोश खड़ा रहा। यह ऊंट बादशाह की जान से प्यारी चीज था। दरोगा परेशान होकर वजीर के पास गया और सारा माजरा बयान किया। वजीर भी घबरा गया। उसने फौरन जानवरों के हकीमों को बुलवाया। 4 हकीम आए। उन्होंने ऊंट को अच्छे से देखा, उसकी आंखें जांची, जिस्म को टटोला, मगर कोई बीमारी नजर न आई। एक हकीम ने कहा, यह बीमार नहीं है, शायद इसे कोई गम है। वजीर ने गुस्से में कहा, ऊंट को गम? यह क्या बकवास है। हकीमों ने एहतियातन कुछ दवाएं लिख दी। आदमी दौड़े दवाएं लाए। हकीमों ने दवा पिलाने की कोशिश की, मगर ऊंट ने लातें चलानी शुरू कर दी। एक हकीम की पगड़ी उछल गई, दूसरा भागकर दूर जा खड़ा हुआ, किसी को पास न आने दिया। वजीर ने परेशान होकर बादशाह सलामत को सारी कैफियत बताई। बादशाह खुद तशरीफ लाए, अपने हाथ से दूध की बाल्टी बढ़ाई, मेवा दिया, मगर ऊंट ने सबसे मुंह फेर लिया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने साइजों को बुलवाया। चारों साइज हाथ बांधे, हाजिर हुए। बादशाह ने एक एक से सवाल किया, अगर किसी ने इस ऊंट के साथ बदतमीजी या लापरवाही की तो उसका सर कलम करवा दूंगा। बोलो क्या हुआ? सबने कांपते हुए अर्ज की, बादशाह सलामत, हम तो बेइंतहा प्यार और एहतियात से खिदमत करते हैं। दिन में कई बार तबेला साफ करते हैं, बालटियां धोते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। एक बुजुर्ग साइज ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान मिले तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, तुम्हारी जान बख्शी, बोलो क्या कहना है। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत तखलिए, यानी अकेले में अर्ज करूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि
सब बाहर चले जाएं। तबेले में सिर्फ बादशाह और वह साईं रह गए। साईं ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, आज तीसरा दिन है। शहजादी साहिबा उस दिन ऊंट को देखने आई थीं। मैं इत्तेफाक से मेवे की बोरी ले जा रहा था। पर्दे की वजह से जल्दी में बाहर ना जा सका। बोरी के पीछे छुप कर बैठ गया। शहजादी साहिबा ऊंट को देखकर बहुत खुश हुई। अपने हाथ से उसे मेवा खिलाया। बड़ी देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। वो खामोश गर्दन झुकाए खड़ा रहा। शहजादी ने अपनी सहेलियों से कहा कि यह तो बड़ा सीधा जानवर है, मेरा दिल चाहता है इसकी सवारी करूं। सब ने बहुत मना किया, मगर शहजादी सवारी की बड़ी शौकीन है। वह एकदम उसकी पीठ पर सवार हो गई। वह खामोश खड़ा रहा। शहजादी बहुत खुश हुई और उसकी पीठ थपथपाकर चली गई। बस बादशाह सलामत, उस वक्त से इसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी आंखों से पानी टपकता है जैसे कोई गम हो। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहकर सोचा, फिर कहा, अच्छा तुम जाओ, मगर खबरदार किसी से इसका जिक्र ना करना, वरना तुम्हारा खानदान को लहू में पिसवा दूंगा। साइज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे मुंह से कभी यह बात ना निकलेगी। बादशाह सलामत उसी वक्त महल में आए। उन्होंने अपनी बेगम को बुलाया और सारा वाकया बयान किया। बेगम ने कहा, बादशाह सलामत, मेहरनाज को बुलाइए, देखें वो क्या कहती है। बादशाह ने शहजादी को बुलवाया। शहजादी अपने शाही लिबास में हाजिर हुई। बादशाह ने कहा, बेटी, वह ऊंट जो हमने अपनी पसंद से लिया था 3 दिन से बीमार है, ना खाता है ना पीता है, बस गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। शहजादी ने अफसोस के लहजे में कहा, अब्बा जान, यह तो बहुत बुरा हुआ, उसका इलाज करवाइए। ऐसा नायाब ऊंट फिर कहाँ मिलेगा। बादशाह ने कहा, हाँ बेटी, हमें भी फिक्र है, मगर यह किसी को अपने करीब आने नहीं देता, लातें मारता है। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर देखूं, मुझे वो बहुत पसंद आया था, शायद मेरे हाथ से कुछ खा ले। बादशाह यही चाहते थे कि साइज की बात की सच्चाई परखें। उसी वक्त पर्दे का इंतजाम करवाया गया। बादशाह खुद शहजादी को लेकर तबेले में गए। जैसे ही शहजादी पहुंची, ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी उदास आंखों में एक चमक सी आ गई। शहजादी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और बालट्टी से मेवा निकालकर अपने हाथ से खिलाया। ऊंट ने खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। शहजादी ने दूध की बाल्टी आगे रखी। वो सारा दूध पी गया। जाफरान बढ़ाया, वह भी चट कर गया। बादशाह खामोश खड़े देखते रहे। साइज की बात सच निकली। शहजादी ने हंसकर कहा, अब्बा जान, यह तो अच्छा खासा है, आप बेकार परेशान हो गए। बादशाह ने कहा, हाँ बेटी, शायद साइसों की गफलत थी। थोड़ी देर ठहरकर बादशाह शहजादी को साथ लेकर महल लौट गए, मगर अगले दिन फिर वही माजरा। साइसों ने खबर दी कि ऊंट ने कुछ न खाया ना पिया। बादशाह को खबर पहुंची। उन्होंने बड़े वजीर को बुलाया और सारा वाकया सुनाया। पूछा, अब क्या करें। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, यह नामुमकिन है कि शहजादी रोज तबेले जाकर ऊंट को अपने हाथ से खिलाती रहे। बादशाह ने कहा, यह भी दिल नहीं चाहता कि इतनी कीमती चीज को भूखा मार दें। वजीर ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, आसान तरीका यह है कि कल दरबार में हुक्म दें कि शहजादी को यह ऊंट बहुत पसंद आया है, इसे उन्हें तोहफे में दे दिया जाए और शहजादी के महल में तबेला बनवा दें, वहां इसे पहुंचा दिया जाए। साइज का काम उनकी लौंडियां करेंगी। बादशाह को यह बात पसंद आई। अगले दिन दरबार में ऐलान हुआ। शहजादी के महल के आंगन में एक नया तबेला तैयार किया गया। सोने चांदी की बाल्टियां वहां पहुंचाई गईं। ऊंट को रेशम की डोरी से वहां बांधा गया। शहजादी की खुशी का ठिकाना न रहा। लाखों रुपए की चीज अब्बा जान ने उसे दे दी थी। वो रोज सुबह शाम अपने हाथ से उसे मेवा खिलाती, दूध पिलाती और जाफरानी पत्तियां चबाने को देती। एक लौंडी जो सबसे कम दर्जे की थी और जिसका नाम था चंपा, उसे तबेले की सफाई और पानी लाने का काम सौंपा गया। चंपा की शक्ल सूरत कुछ खास न थी, मगर उसके बाल लंबे और घने थे। शहजादी को ऊंट से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने तबेले में अपने लिए एक तख्त बिछवा लिया। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठकर शतरंज खेलती और ऊंट को देखकर दिल बहलाती। कई महीने यूं ही गुजर गए। इस दौरान कई शहजादों के पैगाम आए। एक ने सोने की थाल में जवाहरात भेजे, दूसरे ने 1000 ऊंटों का काफिला देने का वादा किया, मगर शहजादी ने हर बार इनकार कर दिया। वो अपनी सहेलियों से मजाक में कहती, मेरी शादी तो इस ऊंट से हो गई है, ये मेरा सच्चा साथी है। सहेलियां हंस पड़ती, मगर शहजादी के दिल में ये बात गहरे तक उतर गई थी। वह सोचती,
अगर मेरी शादी हो गई तो इस ऊंट का क्या होगा? ये तो सिर्फ मेरे हाथ से खाता पीता है। जो मेरा शौहर होगा वह इसे बर्दाश्त ना करेगा। मेरे जाने के बाद यह भूखा मर जाएगा। एक रात की बात है। चांद आसमान में पूरा था। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। शहजादी अपने कमरे में सो रही थी, मगर अचानक उसकी आंख खुल गई। बड़ी देर तक वह करवटें बदलती रही। नींद ना आई तो उठकर बाहर टहलने लगी। टहलते टहलते वह तबेले की तरफ चली गई। वहां पहुंची तो क्या देखती है, उसके तख्त पर चंपा लौंडी, जो तबेले की सफाई करती थी, अपने लंबे बाल खोले बैठी है और एक निहायत हसीन नौजवान उसके पास बैठा उससे बातें कर रहा है। ऊंट वहां कहीं नजर न आया। शहजादी को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। वह बड़ी देर तक खामोश खड़ी देखती रही। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे बड़ी हैरानी हुई कि यह क्या माजरा है, मगर वह निहायत अलमंद थी। उसने गुस्सा जत किया और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद गायब थी। सारी रात वह परेशान रही। सुबह उठी तो उसका चेहरा उदास था। किसी से कुछ ना कहा। सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में लेटी रही। ऊंट को भी कुछ ना खिलाया। सहेलियों ने पूछा, शहजादी साहिबा, आज आप उदास क्यों हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। मगर उसके दिल में गुस्से की आग धक रही थी। शाम को उसने चंपा को बुलवाया। चंपा डरते डरते उसके सामने हाजिर हुई। शहजादी ने सख्त लहजे में पूछा, कल रात तू तबेले में क्या कर रही थी, और वो नौजवान कौन था? चंपा सहम गई और कांपते हुए बोली, आपने देख लिया तो मुझे सच बताना पड़ेगा। वह ऊंट असल में कंगन देश का शहजादा है। उसे मेरे बाल बहुत पसंद आ गए। कई दिनों से वह आधी रात को इंसान बनकर मेरे पास बैठता है और मेरे बाल देखता है, फिर सुबह होने से पहले ऊंट बन जाता है। शहजादी का गुस्सा पांव से सिर तक पहुंच गया, मगर उसने सब्र से काम लिया। उसने कहा, अगर आज तू फिर अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठी तो मैं तेरे बाल काट दूंगी और बादशाह सलामत से कहकर तुझे तीरों से उड़ा दूंगी। चंपा ने कदमों में गिरकर माफी मांगी। शहजादी ने हुक्म दिया, इसे कोठरी में बंद करो और कुंजी मेरे पास लाओ। गीज उस रात चंपा को कोठरी में बंद कर दिया गया। शहजादी ने कुंजी अपने पास रखी और इत्मीनान से सो गई। अगली सुबह एक लौंडी दौड़ती हुई आई और बोली, शहजादी साहिबा, ऊंट गायब है। शहजादी ने कहा, जाओ चंपा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद जवाब आया, बादशाह सलामत, चंपा अपनी कोठरी में नहीं है। कुंजी तो आपके पास थी। शहजादी उठी और तबेले में गई। वहां एक कागज पड़ा था। उसने उसे उठाया और पढ़ा लिखा था, कौन आएगा? कंगन के देश कौन काटेगा? चंपा के केस। मैं कंगन देश का शहजादा हूं। मुझे एक ऐसा राज पता है जिससे मैं अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में ऊंट बनकर सैर को आया था, यहां पकड़ा गया और सौदागर ने तुम्हारे अब्बा के हाथ बेच दिया। तुम मुझे देखने आई। मैं पहली नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया। तुमने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा, मगर तुम्हारी लौंडी चंपा के बाल मुझे पसंद आ गए। कई दिनों से मैं रात को उसके बाल देखता था। कल तुमने देख लिया और चंपा को धमकी दी कि उसके बाल काट लोगी। मुझे अफसोस हुआ, लिहाजा मैं उसे लेकर जा रहा हूं, सिर्फ उसके बाल देखने के लिए। तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, न किसी दूसरी लड़की से शादी करूंगा। यह पढ़कर शहजादी का गुस्सा और भड़क गया। उसका दिल टूट गया। वो सोचने लगी, मैंने इसे अपने हाथ से खिलाया, इसकी खिदमत की, और यह मेरी लौंडी को लेकर भाग गया। उसने नाश्ता किया ना अपने रात के शाही लिबास को उतारा। कागज मुट्ठी में दबाए वह अपनी अम्मा जान के पास गई। बेटी को बेवक्त और उदास देखकर बादशाह बेगम घबरा गई। उन्होंने पूछा, मेरी बच्ची खैरियत तो है, तेरा चेहरा उदास क्यों है? शहजादी अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह बेगम ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी कुछ तो बताओ, किसी ने तुझे तंग किया तो उसकी आंख निकलवा दूंगी। मेरी चांद, तू रो क्यों रही है? शहजादी ने सिसकियों के बीच कहा, अम्मा जान, ऊंट गायब हो गया। बादशाह बेगम ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, जाने दो, तेरा सदका गया। मैं तो पहले ही समझती थी कि वह कोई आम ऊंट नहीं है। शहजादी ने आंसू पोंछकर कहा, अम्मा जान, वो अकेला जाता तो कोई बात न थी, मगर वह चंपा को भी साथ ले गया। फिर उसने रात का पूरा वाकया बयान किया और कागज उनकी गोद में डाल दिया। बादशाह बेगम ने चंपा को सैकड़ों गालियां दी और कहा, बेटी तू रंज ना कर, तेरे अब्बा जान किसी मुहिम पर गए हैं, वह आएंगे तो चंपा को पकड़वाएंगे। शहजादी ने कहा, अम्मा मैंने वादा किया है, जब तक चंपा के बाल ना काट लूं चैन से ना बैठूंगी। मैं कंगन देश जाऊंगी।
बादशाह बेगम ने परेशान होकर कहा, मेरी बच्ची तू कहाँ जाएगी? मैंने आज तक कंगन देश का नाम नहीं सुना। शहजादी ने कहा, अगर आपने इजाजत ना दी तो मैं जहर खा लूंगी। अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। बादशाह बेगम ने बहुत समझाया, रोया, मगर शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर उन्हें खामोश होना पड़ा। अगले दिन शहजादी ने अपने जवाहरात का थैला उठाया, 4 मर्दाने जोड़े सिलवाए, थोड़ा सा सूखा मेवा लिया और एक तेज रफ्तार ऊंट पर सवार होकर मर्द के भश में निकल पड़ी। अपनी मां से कहा, अम्मा 3 महीने में लौट आऊंगी, मेरी फिक्र मत करना। उसने अपने मुल्क की सरहद पार की और बिना पता निशान के सफर शुरू कर दिया। उसका ऊंट तेज था मगर रास्ते अनजाने थे। रोज नया दाना, नया पानी एक जंगल छोड़ती, दूसरा पकड़ती। रात को अपने ऊंट के आराम के लिए किसी दरख्त के नीचे पड़ जाती। गुस्से में न डर था न खौफ। कोई आबादी नजर आती तो कंगन देश का पता पूछती, मगर हर शख्स कहता, यह नाम कभी नहीं सुना। 1 महीना यूं ही गुजर गया। शहजादी का हौसला कम न हुआ। वह सोचती, मैं अपनी तौहीन का बदला लेकर रहूंगी। एक दिन सुबह उठी तो सामने एक घना जंगल दिखा। दरख्त इतने सख्त और करीब थे कि आगे जाना लगभग नामुमकिन था। वह परेशान हुई, अब क्या होगा? क्या मुझे नाकाम लौटना पड़ेगा? मगर ऐसा मैं हरगिज ना करूंगी। या तो चंपा के बाल काट कर ले जाऊंगी या इस जंगल में दरिंदों की खुराक बनूंगी। उसने कमर से खंजर निकाला और दरख्तों की टहनियां काटने लगीं। उसकी नाजुक कलाइयां थक गईं, मगर वह रुकी नहीं। 1 घंटे की मेहनत के बाद अंदर रोशनी नजर आई। उसने हौसला बढ़ाया और आखिर रास्ता बना लिया। वो थक कर चूर हो गई थी। अपने ऊंट को पानी पिलाया, थोड़ा मेवा खाया और खंजर हाथ में लेकर जंगल में दाखिल हो गई। अंदर एक मैदान नजर आया। मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह दबे पांव झोपड़ी के करीब गई और खिड़की से झांका। वहां एक झप शख्स बैठा था। उसकी पलकें नाफ तक लटक रही थीं। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें बंद और हाथ में तस्बीह। शहजादी डर से थर थर कांपने लगी। उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। आवाज सुनकर उस शख्स ने पलकें उठाई और पूछा, बेटी क्या मुझे कत्ल करने आई है? शहजादी रो पड़ी और बोली, बाबा भला ऐसी गुस्ताखी कैसे हो सकती है? मैं एक कमजोर लड़की हूं, एक जरूरत से घर से निकली हूं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी तेरे ऊपर क्या मुसीबत पड़ी है? बयान कर। शहजादी ने सारा वाकया शुरू से आखिर तक सुनाया। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, वो लड़का ऐसा ही मनला है। मैंने उसे वह राज, वो कला सिखाई थी, मगर उसने तेरे साथ दगा की। अब वो राज भूल जाएगा। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे कंगन देश का पता बता दें, मैं अपनी तौहीन का बदला लूंगी। बाबा ने कहा, मगर बेटी किसी को कत्ल न करना। शहजादी बोली, नहीं बाबा, मैं सिर्फ अपनी लौंडी के बाल काट कर लौट जाऊंगी। बाबा ने कहा, इस जंगल के आगे कंगन देश है। अगर तू अभी चली तो सूरज डूबने से पहले शहर में पहुंच जाएगी। शहजादी ने पूछा, बाबा मेरा ऊंट अंदर कैसे आएगा? मैं मुश्किल से आई हूं। बाबा ने कहा, जा उसकी रास पकड़ कर ले आ। शहजादी जिस रास्ते से आई थी उसी से वापस गई। ऊंट को लेकर अंदर आई तो रास्ता कुशादा लगा। बाबा ने इशारे से दूसरी तरफ जाने को कहा। शहजादी ने आदाब अर्ज किया और आगे बढ़ी। मैदान साफ था। वह ऊंट पर सवार हो गई। थोड़ी दूर गई तो शहर की फसील नजर आई। उसने ऊंट की रफ्तार तेज की। सूरज डूबने से पहले वह कंगन देश के शहर में दाखिल हो गई। शहर में शोर शराबा था। लोग अपने काम में मस्त थे। शहजादी नई थी, अजनबी थी, सारा दिन की थकी हारी। वो सोचने लगी, अब कहाँ ठहरूंगी? उसने अपने मर्दाने भेष को ठीक किया और लोगों से सराय का पता पूछा। एक शख्स ने उसे सराय तक पहुंचा दिया। वहां बी भटियारी ने उसका इस्तकबाल किया। एक कोठरी खोल दी। पलंग बिस्तर सब मौजूद था। शहजादी ने अपने कपड़ों का थैला एक तरफ रखा, ऊंट को तबेले में बांधा और मुंह हाथ धोकर पलंग पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद भी भटियारी खाना ले आई। आलू का शोरबा, 1 बोटी मसूर की दाल और 2 मोटी रोटियां। शहजादी ने ऐसा खाना कभी न खाया था, मगर उस वक्त यह हजार ने नयामत लगा। उसने पेट भरकर खाया और बेखबर सो गई। सुबह सूरज चढ़ा तो बी भटियारी ने जगाया। ए मियां मुसाफिर, तुम तो ऊंट बेचकर सोए कि उठते ही नहीं? नाश्ता ठंडा हो रहा है। शहजादी घबरा कर उठी। बी भटियारी से बोली, मेरे ऊंट को दाना घास दे देना। उसने हंसकर कहा, मियां सारी उम्र यही काम करते गुजरी। मैं मुसाफिरों की खिदमत करती हूं, मेरा मियां उनके ऊंटों की देखभाल करता है। वो मटकती हुई चली गई। शहजादी ने मुंह धोया। बी भटियारी गुड़ का हलवा और 1 गिलास दूध ले आई।
शहजादी ने तारीफ करते हुए खाया और पूछा, मैं इस शहर में पहली बार आई हूं। यहां का बादशाह कौन है? रियाया के साथ कैसा सलूक करता है? बी भटियारी ने कहा, मियां मुसाफिर, तुम बहुत अच्छी हो जो अब आए। 1 महीना पहले हमारा शहर मातम में डूबा था। हमारे बादशाह का एक ही बेटा है, वो कई महीने गायब रहा। बादशाह सलामत और बेगम दिन रात रोया करते, मगर 1 महीना पहले वो लौटा। फिर भी बादशाह। शहजादी ने पूछा, उदास क्यों है बी? भटियारी बोली, मियाँ माँ बाप को अरमान होता है कि अपनी औलाद की शादी अच्छी जगह करें, मगर सुना है शहजादा एक काली कलूटी औरत को लाया और महल में रखा है। लोग कहते हैं वह लौंडी सी लगती है, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं। बादशाह ने उसे अपने महल में कदम न रखने दिया। शहजादी समझ गई कि यह चंपा होगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अपनी अपनी पसंद है। बी भटियारी बर्तन उठाकर बोली, मियाँ नहा धोकर तैयार हो जाओ, शहर की सैर को निकलो, यहाँ का शाही बाग देखने दूर दूर से लोग आते हैं। शहजादी ने कहा, मुझे कुएं पर नहाने की आदत नहीं, कोई पर्दे वाली जगह बताओ। बी भटियारी ने ठट्ठा कर कहा, वाह मियाँ, तुम तो औरतों की तरह शर्माते हो। खैर मेरे साथ चलो जहां मैं नहाती हूं। शहजादी नहाई, कपड़े बदले और अपने ऊंट के पास आई। बी भटियारी बोली, शाही बाग में ऊंट ले जाने की इजाजत नहीं, यहां से करीब है, रास्ते में किसी से पूछ लेना। शहजादी सराय से निकली और पूछते पिछते शाही बाग पहुंची। वहां एक बुढ़िया मालिन फूल चुन रही थी। शहजादी उसके पास गई और बोली, बड़ी भी तुम्हारी कमर झुकी हुई है, फूल चुनते चुनते थक गई हो। बुढ़िया ने नजर उठाई। एक खूबसूरत नौजवान उससे बात कर रहा था। उसने पूछा, बेटा तू कहां से आया है, किसका लाल है? शहजादी ने कहा, अम्मा मैं परदेसी हूं, तुम्हारे शहर की तारीफ सुनी थी, देखने आया हूं। बुढ़िया बोली, अच्छा कहां ठहरा है? शहजादी ने फूल चुनते हुए कहा, सराय में ठहरा हूं, अभी बाहर की सैर को आया हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुझे देखकर मेरा दिल खुश हुआ, मैं अकेली रहती हूं, सराय में न ठहर, मेरे घर चल। भटियारी सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लेती है। शहजादी ने कहा, अच्छा अम्मा तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा, मगर इतनी मेहनत क्यों करती हो, तुम्हारी टोकरी तो भर गई, चलो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेहनत ना करूं तो खाऊं कहां से? अब खाना पकाऊंगी, फिर फूलों का गहना बनाऊंगी, रात को शहजादे के महल में लेकर जाऊंगी, उसकी बीवी को अपने हाथ से पहनाऊंगी, सिवाय मेरे किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं। शहजादी समझ गई यह चंपा के लिए गहना ले जाती होगी। उसका गुस्सा भड़क उठा, मगर उसने सोचा यह अच्छा मौका है, मैं अपना सामान लेकर बुढ़िया के घर चली जाऊंगी। उसने फूलों की टोकरी बुढ़िया के घर पहुंचाई और कहा, अम्मा मेरा ऊंट भी है। बुढ़िया बोली, बेटा मेरा आंगन बड़ा है, नीम के दरख्त के नीचे बांध लेना। शहद सराय गई, खाना खाया, थैला उठाया और बी भटियारी से बोली, बी भटियारी मैं अपनी खाला की तलाश में आया था, रास्ते में वह मिल गई, अब उनके घर जा रहा हूं। उसने 2 अशर्फियां दी। बी भटियारी खुश होने लगी। शहजादी ऊंट पर सवार होकर बुढ़िया के घर पहुंच गई। कई दिन वह खामोश देखती रही, फिर उसने फूल चुनना शुरू किया। बुढ़िया बोली, बेटा तू लड़का है, यह तेरा काम नहीं। मगर वह बोली, नहीं अम्मा तुम्हें कम नजर आता है, देखना 2-4 दिन में तुमसे बेहतर गहना बनाऊंगा। बुढ़िया खामोश हो गई। एक दिन शहजादी ने खूबसूरत गहना बनाया। बुढ़िया बोली, बेटा तूने ऐसा गहना बनाया कि शहजादे की बीवी जरूर पूछेगी, किसने बनाया? शहजादी ने कहा, अम्मा कह देना कि मेरी भतीजी ससुराल से आई है, उसी ने बनाया। रात को बुढ़िया शहजादे के महल गई, गहना दिखाया। शहजादे की बीवी ने कहा, आज तूने बड़ा हसीन गहना बनाया, तेरे हाथ का नहीं लगता, सच बता किसने बनाया? बुढ़िया बोली, मेरी भतीजी ससुराल से आई है, उसी ने बनाया। शहजादे की बीवी ने कहा, मालिन कल अपनी भतीजी को लेकर आना, हम उसी से गहना पहनेंगे और बहुत सा इनाम देंगे। बुढ़िया सहम गई, बोली, बादशाह सलामत, उसका मियाँ भी साथ है, वो सख्त मिजाज है, मैं कहूंगी मगर वादा नहीं कर सकती। शहजादे की बीवी ने कहा, तू जानती है यहां कोई नहीं आता। शहजादा रात को 11 बजे आते हैं, अगर तू ना लाई तो सजा दूंगी। बुढ़िया बोली, कोशिश करूंगी। वह घर लौटी और शहजादी से बोली, बेटा तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, शहजादे की बीवी ने तुझे बुलाया है, अब क्या होगा? शहजादी ने हंसकर कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं ऐसी लड़की बनूंगी कि कोई ना पहचान सके, तुम इत्मीनान से सो जाओ। अगले दिन उसने बाजार से लहंगा,
कुर्ती, दुपट्टा और एक तेजधार कैंची खरीदी। दोपहर तक सब लेकर लौटी। उसने फूलों का गहना बनाया, छोटी में सीपियां लगाईं और चंगेल में रखकर ढक दिया। फिर मेहंदी की जगह सुर्ख रंग लगाया, तेल में कालक मिलाकर चेहरा सांवला किया। रात 8 बजे वह छमम छमम करती। कोठरी से निकली, बुढ़िया दंग रह गई। बोली, बेटी तूने रंग क्यों सांवला किया? शहजादी ने कहा, अम्मा, वो ना कहे कि खाला सांवली है। भतीजी गोरी कैसे? बुढ़िया उसे लेकर शहजादे के महल गई। शहजादी ने देखा, चंपा जरनिगार मुसहरी पर तकिए के सहारे बैठी है। उसकी आंखों में खून उतर आया, मगर उसने सब्र किया। मालिन ने आदाब अर्ज किया। शहजादी को भी आदाब अर्ज करना पड़ा। शहजादे की बीवी ने कहा, मालिन, तेरी भतीजी तो बड़ी शाही है, मगर यहां घूंघट क्यों निकाला? मालिन बोली, शर्माती है। गहना देखकर वो खुश हुई। बोली, आज हम तेरी भतीजी से बाल संवारेंगे। शहजादी की दिली मुराद पूरी हुई। चंपा ने बाल खोले, शहजादी मालिश करने लगी और चंपा मदहोश होने लगी। शहजादी ने तेजी से कैंची चलाई और उसकी छोटी काट कर अपनी चंगेल में रख ली। फिर फूलों की छोटी लगा दी। काम खत्म कर मालिन से बोली, खाला, चलो, हमें थोड़ी देर की इजाजत थी। शहजादे की बीवी ने इनाम देकर रुखसत किया। बोली, जब तक यहां हो, रोज आना। दोनों घर लौटी। शहजादी ने कपड़े बदले, मुंह धोया और बोली, अम्मा, घूंघट में सिर दुखने लगा, मैं हवा खाने जा रहा हूं। थैला उठाया, ऊंट पर सवार हुई और तेज रफ्तार से निकल पड़ी। 5 घंटों में मीलों दूर पहुंच गई। शहजादा 11 बजे अपने कमरे में आया। चंपा ने छोटी खोलनी शुरू की। फूल निकाले, मगर बाल गायब थे। वह घबरा गई। शहजादे ने कहा, फूलों की छोटी क्यों लगाती है? मुझे तेरे बाल पसंद हैं। चंपा बोली, बादशाह सलामत, मेरे बाल गायब हैं। शहजादा उठा, चंपा का सिर देखा, बाल कटे हुए थे। उसने गुस्से में थप्पड़ मारा और बोला, अब तू किस काम की? सच बता, यहां कौन आया था? चंपा ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, मालिन की भतीजी आई थी। शहजादे ने गुस्से में कहा, वह मेरे हुक्म के बगैर यहां क्यों आई? वह टहलने लगा और बार बार कहता, कौन आया? कंगन के देश, किसने कांटे छंपा के केस? उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां लिखा था, हम आए कंगन के देश, हमने कांटे छंपा के केस, शहजादी में हरनाद। शहजादी का नाम देखकर वह हैरान रह गया। उसने चंपा से कहा, तेरे बाल कट गए और तुझे खबर ना हुई, बेवकूफ। चंपा बोली, बादशाह सलामत, शहजादी तो हसीन है। वह लड़की काली थी। शहजादे ने कहा, जाहिल का दिमाग बेकार होता है। देख, उसने लिख दिया। वो बाहर गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, मालिन को पकड़ लाओ, उसके घर में जो भी हो उसे गिरफ्तार करो। आधी रात थी। सिपाही बुढ़िया के घर पहुंचे। वह अपने भतीजे के इंतजार में जाग रही थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाई, डाकू आ गए। सिपाही बोले, हम शहजादे के सिपाही हैं, तुझे पकड़ने आए हैं, बता तेरे यहां और कौन है? बुढ़िया डर गई, बोली, मेरा भतीजा था, रात को घूमने गया, अभी तक नहीं लौटा। सिपाही उसे शहजादे के पास ले गए। शहजादे ने हंटर उठाकर कहा, सच बता, आज तू किसे लाई थी? बुढ़िया ने सारा वाकया बयान किया। शहजादे ने कहा, सुबह तुझे फांसी दे दी जाएगी। सिपाहियों ने उसे हवालात में बंद कर दिया। शहजादा सारी रात जागता रहा। उसे चंपा के बाल कटने का अफसोस था। वह सोचता रहा, शहजादी ने ऐसा खतरनाक सफर कैसे किया? मैंने उसे छोड़कर इस लौंडी को क्यों चुना? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिपाहियों ने कोतवाल को सारी बात बताई। कोतवाल वजीर के पास गया। वजीर ने कहा, बादशाह के हुक्म के बगैर फांसी नहीं हो सकती। वजीर ने बादशाह को खबर भेजी। बादशाह ने शहजादे को बुलवाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं। बादशाह ने पूछा, तुमने बुढ़िया को फांसी का हुक्म दिया? शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, वो मेरे महल में लड़के को लड़की बनाकर लाई, मुझे गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, ऐसे मामूली कसूर पर फांसी नहीं देते। उसका जुर्म क्या था? शहजादे ने सारा वाकया बयान किया। बादशाह ने बुढ़िया को बुलवाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं बाग में फूल चुन रही थी। एक लड़का मेरे पास आया, बहुत हसीन था, बोला परदेसी हूं। मैंने उसे अपने घर बुला लिया। वो फूलों का गहना बनाने लगा। शहजादे की बीवी ने उसे बुलाया। मैं डर गई, मगर उसने कहा, मैं लड़की बन जाऊंगा। वो मेरे साथ गया। मैं सामने बैठी रही। वो रात को हवा खाने गया और लौटा नहीं। शहजादे ने कहा, जा, तेरा कसूर माफ किया। बुढ़िया आदाब करके चली गई। बादशाह ने शहजादे से कहा, बेटा वो लड़का नहीं, शहजादी मेहरनाज थी, तुझसे बदला लेने आई थी। शहजादे ने सारा हाल बयान किया। बादशाह ने कहा, वो बहादुर लड़की है, मैं उसकी हिम्मत से खुश हूं।
तू उससे माफी मांग, हम बारात लेकर जाएंगे। शहजादे ने कहा, अब्बा मैं शर्मिंदा हूं, वह राज भी भूल गया जो मुझे आता था। बादशाह ने कहा, उसके अब्बा को खत लिख, चंपा को निकाल दो। शहजादे बोला, चंपा को रात ही निकाल दिया। इधर शहजादी रातों रात जंगल पार कर गई। बाबा की झोपड़ी बंद थी। वह ऊंट की रास पकड़कर निकली। सुबह थोड़ा आराम किया। 2 दिन की मंजिल 1 दिन में तय की। 15 दिन में अपने वतन लौटी। महल में उदासी थी। शहजादी अंदर गई। लौंडियां बादशाह बेगम को खबर देने दौड़ी। शहजादी ने चंपा की छोटी अपनी मां के पास रखी और बोली, अम्मा मैं कामयाब हो गई। बादशाह बेगम ने उसे गले लगाया। बादशाह आए, वह भी बहुत खुश हुए। उस रात शहर में चरागाह हुआ। 1 हफ्ते तक शहजादी आराम करती रही मगर उदास थी। एक दिन बादशाह बेगम ने कहा, बेटी हम तेरी शादी करना चाहते हैं। शहजादी बोली, अम्मा जिस दिन अब्बा ने मुझे यह ऊंट दिया मैंने वादा किया था कि शादी ना करूंगी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी मगर उसने दगा दी। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मैं मुसाफिर खाना बनवा रही हूं, गरीबों को ठहराऊंगी। बादशाह बेगम खामोश हो गई। एक दिन लंगर खाने की दरोगन बोली, शहजादी साहिबा भिखारण आई है, फटे कपड़े, सर पर बाल नहीं, बस रो रही है। शहजादी ने कहा, लाओ। वो आई और शहजादी के कदमों में गिर पड़ी। बोली, बादशाह सलामत, मैं आपकी लौंडी चंपा हूं। शहजादी पीछे हटी मगर उसकी हालत देखकर तरस आया। पूछा, तू यहां क्यों आई? चंपा ने कहा, शहजादी साहिबा शहजादे ने मुझे निकाल दिया। जंगलों में भटकी एक बाबा ने रास्ता बताया। शहजादी ने उसे माफ कर दिया और खिदमत में रख लिया। एक दिन कंगन देश का एलची शहजादे का खत आया। उसने माफी मांगी और शादी की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने शहजादी से राय मांगी। उसने कहा, मुझे एक रात सोचने दीजिए। रात भर सोचती रही। आखिर फैसला किया कि शहजादे को खुद आने को कहे। बादशाह शाह ने एलची को रुखसत किया। शहजादा अपने मुशीरों के साथ आया। शहजादी ने बाग में मिलने का वक्त मुकर्रर किया। चंपा को शहजादे जैसा लिबास पहनाया और ऊंट पर बिठाया और खुद उसके आगे बैठ गई। शहजादा जब आया तो यह देखकर हैरान रह गया। उसने शहजादी से कहा, यह सब क्या है? तुम एक गुलाम लड़के के साथ ऐसे कैसे बैठी हो? तो शहजादी बोली, जब तुम मेरी गुलाम नौकरानी के साथ प्यार कर सकते हो तो मैं अपने गुलाम के साथ क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें यह सब बुरा क्यों लग रहा है? जब तुमने यह सब किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? शहजाद बोला, क्या तुमने मुझे यहां पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? तो शहजादी बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने जरूरी था। दरअसल ये कोई लड़का नहीं है बल्कि आपकी वही प्यारी नौकरानी खूबसूरत बालों वाली चंपा है। शहजादा आया चंपा को देखकर गुस्सा हुआ। खंजर निकाला। शहजादी ने कहा, यह आपकी चंपा है, ले जाना चाहे तो ले जाएं। शहजादे ने शर्मिंदगी से कहा, मैं तेरा गुनहगार हूं, तूने बदला ले लिया। शहजादी बोली, जब मुझे पता चला कि मेरा ऊंट चंपा को लेकर भागा मेरा दिल टूट गया। शहजादे ने माफी मांगी। बादशाह से शादी की दरख्वास्त की। बादशाह ने कहा, तेरे वालिद बारात लाएं तो रिश्ता करेंगे, वरना नहीं करूंगी। गज। शादी की तारीख मुकर्रर हुई और बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद शहजादा और शहजादी अपने मुल्क लौटे। शहजादी ने अपने अब्बा से कहा, मुझे एक और ऊंट इनायत करें। बादशाह ने हंसकर एक नायाब ऊंट तोहफे में दिया। शहजादी ने उसे अपने हाथ से पाला। उसकी शादी का किस्सा दूर दूर तक मशहूर हुआ। लोग कहते शहजादी की शादी ऊंट से हुई थी जो बाद में शहजादा निकला। तो दोस्तों, इस तरह शहजादी मेहरनाज की शादी उस ऊंट बनने वाले शहजादे से हो गई। यह कहानी हिम्मत, मोहब्बत और बदले की दास्तान है जो आखिर में माफी और इत्तेहाद पर खत्म हुई। लेकिन आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें।